गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता हम किसे कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं यानी कि जिनसे मिलकर वो बना होता है, उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्थान उन्होंने घेरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अवयवी कणों द्वारा घेरे गए स्थान का जो प्रतिशत होता है उसको हम संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो हमारे पास जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक थे, एक था सरल घनीय जालक, एक था फलक केंद्रित घनीय जालक और एक था कौन सा, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, या हम कह सकते हैं उसको अंतः केंद्रित घनीय जालक। तो ये मुख्य टाइप थे। तो एक एक करके हम इनकी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत भाग इनका ऑक्यूपाई है और कितना प्रतिशत भाग इनका खाली है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो है सरल घनीय जालक। तो इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। जो त्रिज्या होती है अवयवी कण की, उतना प्रॉपर तो नहीं बना हुआ है, लेकिन ये एक अवयवी कण है जो गोले के आकार का होगा। इसकी जो त्रिज्या है वो हमने R ली है और दूसरा गोला जो है इसकी भी त्रिज्या हमने R ली है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गई, कोर की लंबाई हो गई, या इसकी एक भुजा हो गई। इसकी लंबाई कितनी हो गई, A, इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया। और जब हम इसकी भुजा को, कोर की लंबाई को जब R के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि A बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है उसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो दो अवयवी कण इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये इसकी त्रिज्या R है, ये इसकी त्रिज्या R है, तो एक इसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो कुल अवयवी कण प्रति एकक कोष्टिका होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसी के आधार पर हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा कि अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणा गया 100। प्रतिशत आप इसी प्रकार से निकालते हो, चाहे अंकों का प्रतिशत हो। अंकों का प्रतिशत आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बटे टोटल मार्क्स इंटू 100। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे कि अवयवी कणों द्वारा कितना स्थान घेरा गया है और एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना है, उसको हम उन दोनों के अनुपात को हम 100 से गुणा कर देंगे। तो एक अवयवी कण, आपको पता है कि जो अवयवी कण होते हैं गोले के आकार के होते हैं, स्फीयर के आकार के होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई r क्यूब होता है एक गोले का आयतन बटे a क्यूब। ओके, a क्यूब क्या है, यहाँ पे भुजा के कोर की लंबाई का घन। एकक कोष्टिका जो है वो कैसी है, घनीय है, और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, a क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पे a क्यूब लिख दिया, इंटू 100 आ गया। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि a किसके बराबर है, 2R के बराबर है, जो हमें यहाँ से मिला था। a इज इक्वल टू 2R। तो हमने ये फॉर्मूले में रख दिया 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि एक गोले का आयतन यानी कि एक अवयवी कण का आयतन बटे नीचे क्या आ जाएगा, 2R का होल क्यूब। 2R क्यों आया यहाँ पे, a इक्वल टू क्या था, 2R, तो 2R का क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब तो अपनी जगह पे सेम रहेगा। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 8R क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से आप करोगे 2R इंटू 2R इंटू 2R, तो ये आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 8R क्यूब। तो ये 8R क्यूब यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इंटू 100। आप ये भी जानते हो कि यहाँ भी R क्यूब है, यहाँ भी R क्यूब है, तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 8 बचा हुआ है, यहाँ ऊपर 4 है, तो 4 इससे कटेगा 2 बार, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2। तो अब ये 4/3, तो 3 बटे में है तो ये भी नीचे ही आएगा, इसलिए इसको मैंने नीचे लिख दिया 3। और ये जब 8 कटा था तो यहाँ 2 बच गया था, तो 3 गुणा गया 2, यानी कि 6 नीचे हो गया। ऊपर केवल पाई बचा हुआ है और 100 बचा हुआ है। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, तो 3.14 गुणा गया 100/6, तो ये 314/6 हो जाएगा। 314 में 6 का भाग आप आसानी से दे सकते हो, 32.36%, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर 52.4%, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%, यानी कि इसका
लगभग 47.6% भाग क्या रहता है, खाली रहता है, और 52.4% भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा हुआ रहता है। अब आते हैं हम फलक केंद्रित घनीय में संकुलन क्षमता, यानी कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है, कितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया है। तो इसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको की है, किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि ये इसका विकर्ण है। विकर्ण की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि अवयवी कण कहाँ पे भी उपस्थित होते हैं, फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं और कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉर्नर वाले हमने ये दिखा दिए, ये दोनों कॉर्नर पे उपस्थित हैं, ये बीचों बीच में फलक के केंद्र पर उपस्थित है। ये भुजा ए हो गई, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए होगी। अब यहाँ पे पूरा का पूरा अवयवी कण आया है, तो इस विकर्ण में ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि r त्रिज्या ये और r त्रिज्या ये, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये क्योंकि आधे आधे उपस्थित हैं तो ये केवल r आएगा और ये वाला भाग भी r आएगा। तो इसमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं AC, या जिसको हम B भी लिखते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई है ये B है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि AC इज इक्वल टू क्या है, 4r है, या B इज इक्वल टू क्या है, 4r है। बाकी ये वाली भुजा भी A है और ये वाली भुजा भी A है। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज ABC में कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है, AC था, तो हमने लिख दिया AC का वर्ग। लंब यहाँ पे AB है, तो लिख दिया हमने AB का वर्ग, और आधार इसमें क्या है, BC है, तो हमने लिख दिया BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर A का वर्ग। A का वर्ग क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा क्या है, A है, और ये वाली भुजा भी A है। तो A का वर्ग धन A का वर्ग, और A का वर्ग आप जोड़ोगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें AC का वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए। तो हमने जब इसका वर्ग हटाया तो यहाँ पे इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 2 का अंडर रूट 2 ही होगा। A का जो स्क्वायर है इसका अंडर रूट करेंगे तो A आ जाएगा। तो AC बराबर √2A। हमें ये भी पता है कि AC बराबर B होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि B बराबर 4R, या आप लिख सकते हो AC बराबर 4R। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे भी काम आएगी कि AC इज इक्वल टू B है, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि AC इज इक्वल टू क्या है, 4R है, ठीक है। तो AC ये वाली भुजा 4R के बराबर है, यहाँ से हमें पता लगा था R ये 2R ये और ये R ये, तो ये कितना हो जाएगा, 4R इज इक्वल टू √2A। अब हमें A चाहिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4R बटे √2, 4R बटे √2। तो 4R बटे √2 कर दिया, लेकिन ये कटेगा इससे, कैसे कटेगा आपको बता। इसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 गुणा गया 2 बटे √2। अब √2 गुणा गया √2 कितना होता है, √2 गुणा गया √2 कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे √2 टाइम कट जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। तो इसी को मैंने आगे क्या लिख दिया, 2A बराबर 2√2, क्योंकि √2 ने इसको कितनी बार काटा, 2√2 बार काटा, और ये R आ जाएगा पीछे। और अगर हमें R निकालना है, त्रिज्या निकालनी है किसी अवयवी कण की, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A बटे 2√2। पक्षांतर करना आपको आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें FCC में प्रति एकक कोष्ठिका 4 अवयवी कण होते हैं। हम जानते हैं कि जो FCC यूनिट सेल होती है उसमें कोनों पर 1 अवयवी कण और 3 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, तो 4 अवयवी कण हो जाएंगे। अब संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाली जाएगी कि अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा गया 100। तो कितने अवयवी कण हैं, 4 हैं, तो 4 अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा गया 100। तो 4 अवयवी कणों का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 एक गोलों के आकार में है, तो 4 गुणा गया 4/3 πr³, क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लोगे। a³ क्योंकि भुजा के कोर की लंबाई क्या है, a है, गुणा गया 100। हमने a का r के साथ संबंध स्थापित किया था, a बराबर क्या होता है, 2√2r होता है। तो ये ऊपर वाला तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16/3 πr³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2√2r का होल क्यूब गुणा गया 100। तो 16/3 πr³ सेम आ गया। नीचे वाला हमने क्या किया, 2√2r का क्यूब किया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया। फिर √2 गुणा गया √2 कितना आएगा, 2, तो 8 दूनी 16, और बाद में क्या बचा, गुणा गया √2, तो 16√2। गणित आपको हल्की फुल्की आनी चाहिए, ये गणनाएं आपकी खुद की होती हैं। तो 16√2r³ ये हो जाएगा, गुणा गया 100। तो 16 से तो 16 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया,
यहाँ हमारे पास ऊपर केवल क्या बचा, पाई बचा, ये 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि बट्टे में है। 3 गुणा गया √2, तो ये लिख दिया मैंने 3 गुणा गया √2 और ये गुणा गया ऊपर 100। पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे 3 गुणा गया 1.41, क्योंकि √2 का मान क्या होता है 1.41, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने। √2 का मान क्या होता है 1.41 होता है, गुणा गया 100 कर दोगे तो ये 314 हो जाएगा। 314 बटे 4.23, आप इसको सॉल्व कर सकते हो 74.23% या लगभग इसको हम 74% लेते हैं। HCP, FCC और CCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तीनों की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितना होता है 74% होता है। इसका मतलब ये है कि 26% भाग इसका खाली रहता है और 74% भाग अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किया रहता है। अब लास्ट टाइप में आते हैं, अंतः केंद्रित घनीय या BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसकी संकुलन क्षमता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो आपको यहाँ पे ये एक कोष्टिका दिख रही है और उसमें बीचों बीच में एक अवयवी कण दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या स्थापित किया, विकर्ण तो एक विकर्ण तो ये वाला था ऊपर, जैसे हम एक कमरे को लें, कमरे की छत पे जो विकर्ण होगा और एक कमरे के एक कोने से अंदर की तरफ और दूसरे कोने तक जो विकर्ण बनेगा, तो उसको हमने इस प्रकार से इसके साथ संबंध स्थापित किया है। AF भुजा जो है ये हो जाएगा R, 2R और ये R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। साथ ही साथ हमें ये वाली भुजा भी चाहिए, विकर्ण जो हमने पिछले वाले में निकाला था, किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो यहाँ पे बीच में एक अवयवी कण था, B का मान आपको पता था कितना आ रहा था, √2a आ रहा था, ठीक है। उस वाले से आप ये क्लियर कर लेंगे। तो AFD में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण ये वाला इसका, तो AF का वर्ग बराबर ये AD का वर्ग और ये DF का वर्ग आ जाएगा। तो DF का वर्ग आपको पता होना चाहिए क्या है, √2a है, पहले हमने निकाला था। A ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो A का वर्ग और ये √2a का वर्ग हो जाएगा, तब हमें AC प्राप्त होगा। तो ये हमने लिख दिया, सॉरी AF प्राप्त होगा। तो AF का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DF का वर्ग। तो AF को हमने C नाम दिया है, इस पूरी भुजा को हमने C नाम दिया है, इस वाली भुजा को हमने B नाम दिया है और ये वाली भुजा को हमने A नाम दिया है। तो A का वर्ग, B का वर्ग और ये C का वर्ग, तो C का वर्ग बराबर हो जाएगा B का वर्ग धन A का वर्ग। हम ये भी जानते हैं कि B बराबर √2a, ठीक है, पिछले वाले से, और C² बराबर क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 आ जाएगा, वर्गमूल 2 गुणा गया, वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a का वर्ग हो जाएगा प्लस a का वर्ग हो जाएगा, तो 2a का वर्ग धन a का वर्ग कितना हो जाएगा, 3a का वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमें C² नहीं चाहिए, हमें तो C चाहिए, यानी कि ये वाली भुजा की हमें लंबाई चाहिए, एग्जैक्ट क्या है। तो हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस पे हमने वर्ग हटाया, तो इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, √3a। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये वाली जो भुजा है, इस पूरी भुजा की लंबाई कितनी है, 4r है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू √3a, ठीक है। तो 4r इज इक्वल टू √3a यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब a हमें चाहिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में चले जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4r/√3 हो जाएगा। या r का मान आपको निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, पहले √3 गुणा में गया, √3a/4, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। आप जानते हो संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाली जाती है, कि अवयवी कणों की संख्या बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा के 100। तो BCC जो होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, इसमें 2 अवयवी कण प्रति एकक कोशिका होते हैं। तो 2 अवयवी कणों का आयतन गोले के आकार के होते हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, तो 2 गुणा गया 4/3 πr3 बटे एकक कोशिका का आयतन, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो a³ हो जाएगा, तो a³ गुणा गया 100। अब a का मान आपको पता है 4r/√3 था, तो हमने वही किया, यहाँ पे 4r/√3 किया, इसका क्यूब कर दिया। अब इसको हम गुणा करेंगे, लिखा हुआ है मैंने कि क्योंकि a बराबर 4r/√3। अब इसको सॉल्व करोगे जब तो इजीली आपको समझ में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, तो ये लिख दिया मैंने 64, ठीक है। और √3 गुणा गया, √3 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 गुणा गया √3 क्या आएगा, 3√3। तो इस पूरे का और ये r को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया r³। अब r³ से r³ कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 8/3, 64/3√3। तो आप इसको किस प्रकार से करते हो, ये 20 वाले दोनों गुणा हो जाएंगे और ये ऊपर और ये लास्ट चौथा वाला गुणा हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 8 गुणा गया 3√3 गुणा गया पाई, ठीक है। बड्डे में क्या आ गया, 64 गुणा गया 3, तो 8 8 64, यानी कि नीचे क्या बचा 8, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो नीचे केवल 8 बचा हुआ, ऊपर बचा हुआ आपका √3 गुणा गया पाई गुणा गया 100। √3 का मान 1.73,
पाई का मान 3.14 और गुणा के 100। इस पूरे के पूरे को गुणा करेंगे तो लगभग 543.22 आ जाएगा, उसको 8 से भाग दोगे तो 67.90% या 68% के लगभग हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 68% भाग इसका ऑक्यूपाइड रहता है और 32% भाग क्या रहता है, अनऑक्यूपाइड यानी कि खाली रहता है। तो इस प्रकार से संकुलन क्षमता हम तीनों की ज्ञात कर चुके हैं। सरल घनीय एकक कोष्टिका में 52.4, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में 74% और जो BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, उसमें संकुलन क्षमता होती है 68%।